सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जो उम्मीदवार उतारा है वो केवल बड़ौदा का नहीं पूरे देश का चहेता है। जब योगेश्वर दत्त ने 2014 में गोल्ड मेडल जीतकर अपने दोनों हाथों में तिरंगा पकड़कर लहराया था, उसी दिन से लोगों को यकीन हो गया कि ये इंसान आगे चलकर बहुत कुछ करेगा। और आज आप लोगों से ये आपकी सेवा करने का मौका मांग रहा है। आप इसे भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजें ताकि आपके क्षेत्र में विकास और तेजी से हो। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता पूरी तरह से बदलाव करने के मूड में है और भाजपा इस बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलाने जा रही है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सबका साथ सबका विकास का आह्वान करते हुए कहा कि बड़ौदा लंबे समय से विकास के मामले में पिछड़ रहा है। अब इस पिछड़ेपन को दूर करने का सही समय आ गया है। क्षेत्र की जनता मूड बना चुकी है और हम इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। और योगेश्वर दत्त ने जब गोल्ड मेडल के लिए 65 किलो के और कुश्ती को जीता तो सबसे पहले तिरंगे को अपने शरीर से लपेट करके तिरंगे को लहराया पूरे हिंदुस्तान में। वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ौदा में हमारा उम्मीदवार है। ये हरियाणा खेल और खिलाड़ी की धरती है। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल लेके आई मोखरा गांव की। मैं मंत्री के नाते उनके स्वागत में 2 करोड़ का चेक उस समय देके आया था। गीता फोगाट लेके आई, बबीता फोगाट लेके आई। ये हरियाणा में केवल लड़के नहीं लड़कियां भी हमारी कमाल करती हैं। हमको इन बेटे बेटियों पर नाज है। पर चुनाव एक प्रक्रिया है। कांग्रेस से भाषा भूल जाती है। हर आदमी ये रहता है कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूं, मेरा बेटा ही रहे, मेरा परिवार ही रहे। बड़ौदा में चुनाव क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण जी हुड्डा मेरे साथ एमएलए रहे। उन्होंने कलोई में उनका गांव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अपनी पैतृक सीट से त्याग पत्र दिया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां से चुनाव लड़ाया। फिर श्री किशन जी यहां से चुनाव लड़े। बड़ी दुख की बात है कि वो नहीं रहे। उनके निधन से ये सीट खाली हुई। ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में योगेश्वर दत्त डीएसपी लगे हुए थे। हरियाणा सरकार में मनोहर लाल जी के समय से हमने एक कार्यक्रम बनाया कि खेल को खिलाड़ी को पहले 2 करोड़ फिर 5 करोड़ रुपया हमने दिया और किसी को डीएसपी, अब बबीता बेटी को अभी भी हमने एक चेयरपर्सन बनाया। योगेश्वर दत्त ने डीएसपी की नौकरी को छोड़ करके पार्टी के आदेश की पालना की। 19 में हमारा उम्मीदवार था। ये कांग्रेस का आपस का खेल है। ये लड़ाई बड़ौदा की नहीं है। ये लड़ाई हरियाणा में। अब बहन शैलजा यहां कांग्रेस की अध्यक्ष है। वो राज्यसभा की सदस्य थी। आप तो दीपक जानते हो। उनको हटा के अपना पुत्र बना दिया राज्यसभा का सदस्य। और अब तो वो उम्मीदवार भी कहते हैं कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। और योगेश्वर दत्त जो हरियाणा की शान है, जो भारत की शान है, खेल खिलाड़ी सैनिक और शहीद ये पूरे देश के होते हैं।
उनके बारे में छोटी भाषा बोलना ये शोभा नहीं देता। कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया? कमलनाथ जब मुख्यमंत्री होते हैं तब तो इमरती देवी उनके मंत्रिमंडल में मंत्री होती है, और जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ और जब वो बीजेपी की उम्मीदवार हो जाती है तो क्या बोलते हैं? अरे नवरात्र का त्योहार है, नवरात्र के दिनों में हम अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपनी माँ का 9 रूपों में, शैलपुत्री के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, आज कुष्मांडा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कालरात्रि के रूप में, गौरी के रूप में, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम भारत के लोग अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी माँ की, अपनी दादी की 9 रूपों में हम साल में 2 बार नवरात्र मनाते हैं, पूजा करते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि थोड़ी अपनी जुबान पर संयम रखें, भारत के संस्कार को ना भूलें। खिलाड़ी का, खेल का, सैनिकों का, जो लोग तिरंगे की शान के लिए अपने जान दे देते हैं, उनके बारे में कम से कम मान सम्मान नहीं करें। चुनाव तो आज है, चुनाव होते रहते हैं, परंतु अपनी मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। योगेश्वर दत्त, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हिम्मत के साथ हम योगेश्वर दत्त जैसे होनहार का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने पार्टी के कहने से, कार्यकर्ताओं के कहने से अपने डीएसपी के पद को छोड़ करके 38,000 वोट 19 के चुनाव में लिए थे, और इस बार ये सारी टीम बैठी है। एक एक गांव में 54 गांव इस विधानसभा में है। हम बहुत से गांवों में गए हैं। आने वाले दिनों में आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार योगेश्वर दत्त भारी बहुमत से जीत करके हरियाणा की विधानसभा में जाएगा। और खेल और खिलाड़ी का जो पार्टी ने सम्मान किया है, हमने पुरानी परंपरा का जो सम्मान किया है, उसके ऊपर लोग मोहर लगाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे ऋषि पुरुष थे, वो कहते थे कि चुनाव में 4 P को देखना चाहिए। पर्सन ऑफ द पार्टी, हमारा जो उम्मीदवार है वो श्रेष्ठ उम्मीदवार है। उसने भारत की तिरंगे की शान के लिए गोल्ड मेडल ला करके दिया, और केवल गोल्ड मेडल ला के नहीं दिया, एक मुकाबले में एक जो योगेश्वर से जो रशिया का, अब वो किर्गिस्तान में हो गया है, वो उम्मीदवार हारा, उसको सिल्वर मिला था। वो डोप टेस्ट में उसमें शामिल पाया गया, और 5 करोड़ रुपया और ब्रॉन्ज का मेडल। अनफॉर्चुनेटली उस आदमी की डेथ हो गई। योगेश्वर दत्त का कद देखिए, योगेश्वर दत्त ने भारत की परंपरा को निभाया। उन्होंने 5 करोड़ रुपया, कि वो मेरा बहुत अच्छा साथी था, कुश्ती हम साथ लड़ते थे, ये 5 करोड़ रुपया उसको और ये मेडल उसको। अपने को मिला हुआ 5 करोड़ रुपया सिल्वर मेडल रशिया के पहलवान बेसिक गुडुकोव को आपने दिया। ये हमारे उम्मीदवार की एक खासियत है, ये एक इंसानियत है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गदगद हैं। ऐसे उम्मीदवार को लेकर के हम गांव-गांव जा रहे हैं, जिसने अपनी कुर्बानी से हरियाणा की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शान बढ़ाई। कांग्रेस का तो पता ही नहीं, उम्मीदवार
पहले नामांकन की फोटो छपती थी, क्यों भाईखंड के वाले? जब नामांकन हमने भरा योगेश्वर दत्त का, तो 5 आदमी की मर्यादा, 5 आदमी की वो फोटो आपने छापी। और कल मैंने अखबार में देखा हुड्डा साहब विड्रावल की फोटो छपवा रहे। कमाल की बात है। हर कदम पर कांग्रेस दाई नेम इज धोखापट्टी। जितेंद्र हुड्डा को क्या प्रणय हो जाती यदि श्री किशन के बेटे को दे देते। बहन शैलजा और सुरजेवाला जीतू की वाइफ को लेके सोनिया जी के पास गए थे, तो लोगों को ये हुआ था भाई ये परिवार का एक आदमी चला गया, उस परिवार में से थोड़ी सी, परंतु ये तो, और जो उम्मीदवार शेर खान बने हैं, कल मेरे को ना शैलजा की जरूरत ना किसी की जरूरत, और मेरे को तो कांग्रेस में परिवारवाद का मैं विधानसभा में सुनाया करता। ये दीपक कई बार विधानसभा में मेरी बात को सुन के छापता था। एक आदमी को अपने सामने बैठा के कहा कि भाई एक गांव में नंबरदार मर गया, तो उसकी माँ, तो वो पड़ोस का छोरा पूछने लगा, बोले माँ ये नंबरदारी किसका आवे? बोले भाई रिछपाल के। और बोले रिछपाल भी मर जा तो? बोले भगवती के। और बोले भगवती के भी किमी हो जा तो? माँ समझ गई, बोला बेटा सारा गांव मर जाइयो, तेरे नाम नंबरदारी नहीं आवेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में बांग्लादेश में जा रही थी, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गई। अटल जी आपका आशीर्वाद मैं जा रही हूं। वाजपेयी ने कहा दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ। हेमराज नाम का हवलदार मथुरा जिले का, उसकी गर्दन काट ली 2012 में पाकिस्तानियों। उसकी मां ने, उसकी पत्नी ने आमरण अनशन रख दिया। ठाकुर राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहन सुषमा जी हम गए थे। हमने समझाया अम्मा हमारी सरकार नहीं है, मिट्टी को ज्यादा दिन, खैर वो मान गई। उचिता 28 सितंबर 2016 को नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की फौज रात के 12 बजे पाकिस्तान के अंदर 10 किलोमीटर गई, 100 आतंकवादियों को मार के सुबह 5:30 बजे घर वापस आ गई। और एक लड़का पूछता है कि इसके क्या प्रमाण है? पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए। नरेंद्र मोदी चित्तौड़ में बोले, केरल में बोले, गुंटूर में बोले, पार्लियामेंट में बोले, पहला सेंटेंस ये बोले 135 करोड़ के दिल में जो आग जल रही है वो आग मेरे सीने में जल रही है। और 13 दिन के बाद बालाकोट को जला करके राख कर दिया। ये कांग्रेस वाला नेता भाई वो भाषा बोलता है जिससे चाइना खुश होती है, जिससे अमेरिका खुश, जिससे पाकिस्तान खुश होता है, उसके भी प्रमाण मांगता है। राफेल के ऊपर कितनी बातें कही गई। अरे एक गरीब बैकवर्ड का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री विनम्रता के तहत कहता है मैं चौकीदार हूं, और ये क्या क्या बोलते रहे। अब राफेल लद्दाख के ऊपर जब उड़ान भर रहा है तो चाइना की पिंडियां कांप रही है। गलवान घाटी हमारे जवानों की वीरता के चर्चे आज पूरे दुनिया में कि वारे हिंदुस्तान के जवानों, तुमने गर्दन तोड़ के 42 लोग शहीद कर दिए। ये भाई प्रमाण मांगता है। तो मैंने जो बात कही है भाषा से, कांग्रेस देश का संस्कार विहीन बातें करती है। चुनाव के दिनों में ये बातें सबको याद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये चुनाव हरियाणा का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और हरियाणा महाभारत काल से ही ये पुण्य का साथ देने वाले लोग हैं। यहाँ का जो हाड़ी पाड़ी है वो योगेश्वर दत्त के साथ खड़ा है। शर्मा जी,
आपने जिंद उपचुनाव में कांटा निकालने की बात कही थी, अब फिर बड़ौदा उपचुनाव है, अब किसका कांटा निकलेगा और किसका कांटा चुभेगा? इस बार जो हरियाणा की राजनीति में कांटे बचे हुए बड़ौदा के चुनाव से भाईजान वो सब कांटे निकल जाएंगे। शर्मा जी, आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। पिछला 1 साल पहले भी चुनाव हुआ था, आपके 8 मंत्री हार गए, जिसमें आप भी हार गए थे, तब विकास नहीं हुआ था या अब ज्यादा विकास हुआ है? ये चुनाव की हार जीत से इसका, परंतु एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी को 26 अक्टूबर 2014 को हमने मुख्यमंत्री बनाया था। इस बड़ौदा के 54 गांव में किसी गांव में पूछ लें, अब मनोहर लाल जी का दूसरा कार्यकाल का भी 1 साल पूरा होने को है, जितना गरीब के बच्चे को रोजगार इस कार्यकाल में मिला, जितना किसान को फायदा इस कार्यकाल में हुआ। मैं सतनाड़ी से आता हूं, दीपक मेरे आओ, एमपी साहब आ गए हमारे, रमेश जी कौशिक। सोनीपत के लोकप्रिय सांसद, दूसरी बार सांसद, रमेश का भी दूसरा कार्यकाल है ये। हाँ, भाई रमेश जी कौशिक भी आ गए हैं, चुनाव में पूरा दिन रात लगे हुए हैं। मैं आपको कह रहा था कि इस कार्यकाल में आप पत्रकार हैं, मैं मदरलैंड अखबार में पत्रकारिता मैंने किया है, लोगों तक सच पहुंचाना अपना धर्म भी है और अपना कर्म भी है। आप पिछले सारे आंकड़े उठा के देख ले। मैं सतनाली से चल के आज यहां पर आया हूं, मेरे यहां इस बार बाजरे की बम्पर क्रॉप है और बाजरे की खरीद युद्ध स्तर पर हम कर रहे हैं, एक एक दाना हम खरीदेंगे। बाजरा को आप, ये सोनीपत वाले लोग बाजरे को सीमेंट की रोटी कहा करते, वो बाजरा 2150 रुपया बिक रहा है और गेहूं 1850 रुपये। तो हमारा किसान इतना प्रफुल्लित है, जितना पानी नहरों में आया, जितना गरीब से गरीब बच्चे को रोजगार मिला। मैं सतनाड़ी की एक घटना बताता हूं। एक हरिजन का लड़का पवन कुमार, वो लावणी पर जाया करता 500 रुपये रोजाना की दिहाड़ी से, और उसको चिट्ठी आती है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड इन HCS प्रॉपर और कल आप यहां जाके रिपोर्ट करें। आज वो लड़का SDM लगा हुआ है। D ग्रुप की परीक्षा में जो बच्चे उम्मीद हार चुके थे उनको रोजगार मिला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस कार्यकाल में गरीबों को रोजगार मिला, नहरों में पानी ज्यादा आया, किसान की फसल को पूरा खरीदा गया। अभी धान की खरीद हो रही है, अभी बाजरे की खरीद हो रही है, कपास की खरीद हो रही है, हाड़ी पाड़ी के लिए। और जिस महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में, और देश का प्रधानमंत्री 7वीं बार संबोधित कर रहा है कि थोड़ा परहेज रखें, थोड़ा सा लापरवाही ना करें, तो जिस देश का मुखिया इतना चिंता करता है, ये कार्यकाल अच्छा कार्यकाल। हमारे यहाँ तो बाजरे को बोलते थे सीमेंट की रोटी, आप पे लगे होगी बुटेंग वाली रोटी का, तो बुटेंग वाली बन गया। शर्मा जी, मैंने तो आप बड़ी बात पहले ही कह दी। शर्मा जी, जैसे जींद में चुनाव था, आप ऐसे ही यहाँ चुनाव है, उस दिन भी सहयोग था कि हुड्डा साहब आपको मिले, और आज भी सहयोग है कि हुड्डा साहब भी यहीं आ रहे हैं। अगर मुलाकात होती है तो आज क्या क्वेश्चन होगा? वो देखो, आप जो है ना भाई, इतनी तो भोले शंकर की हमारे पर कृपा है। कृष्ण मिड्डा का फार्म भर के और हम निकले, हुड्डा साहब सामने खड़े थे, रामरमी हो गई और मेरे मुंह से निकलेगा तेरा कंडा हमने काट दिया। वो टेलीफोन पर लग रहे थे, फिर किसी ने उनको टेलीफोन किया कि पंडित जी तो बहुत बड़ी बात छोड़ गए। फिर वो इस बार का जो चुनाव, ये हरियाणा के आदमी को लोग जो है बहुत, मतलब ये बहुत गंभीर है हरियाणा का आदमी।
मैंने उस दिन नामांकन के दिन कहा था ना भाई आज मावस का दिन है और हमने तो जजमान के भरोसे योगेश्वर भाई खड़ा कर दिया और जजमान की जय रहेगी, ये सारी बात होगी। ये जो विड्रावल करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा था कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। ये जो उठपटांग बोलते हैं ना, ये ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे योगेश्वर दत्त जैसे पराक्रमी नौजवान को आप लोग सर्कस का शेर बता रहे हो। जिस आदमी ने 5 करोड़ की राशि अपने सामने जो लड़ने वाला आदमी है, जिसकी डेथ हो गई है, उसको देना, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। सर एक सेकंड, अरे एक सवाल माइक के साथ रुक जाओ। सर आपने अभी जो जिक्र किया कि नौकरियों की बात है, एक जो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सितंबर में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो आंकड़े आए हैं उसमें हरियाणा नंबर 2 पर है नीचे से, मतलब बेरोजगारी के मामले में। उत्तराखंड में 22.3% है और हरियाणा में 19.7% रही है बेरोजगारी की दर। जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं पिछले महीने के CMI की ये रिपोर्ट है, जिसमें हरियाणा का जो बेरोजगारी दर है बहुत हाई है। देखिए ये आंकड़े आपके ठीक हैं, परंतु मैंने जो बात साधारण और बिल्कुल सरल भाषा में कही है, जिस बात को पूरा हरियाणा की 36 बिरादरी महसूस करती है कि इन 6 सालों में पर्ची से खर्ची से रोजगार नहीं मिला। जो बच्चे मेरिट में थे, चाहे वो D ग्रुप की भर्ती थी, चाहे वो HCS की भर्ती थी, चाहे कोई भी रोजगार की भर्ती थी, उसमें आज हरियाणा का गरीब आदमी ये महसूस कर रहा है कि ये सरकार में सिफारिश नहीं चलती, यहाँ अकॉर्ड नहीं चलती। ये जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे, चाहे वो पुलिस में इंस्पेक्टर लगे, चाहे वो कहीं भी लगे, वो मेरिट के आधार पर रोजगार मिला। दर कम है, ये बात ठीक है। इस कार्यकाल में उसको और बढ़ाएंगे। रामविलास जी, 2019 के अंदर भाजपा जो चुनाव लड़ी थी, इधर गौरव गर्ग, ये हाँ गौरव, तो जो चुनाव लड़ी थी उसमें आप लोगों ने कहा था कि हमने 90 के 90 हलकों का समान विकास किया है। अब आप कहते हैं बड़ौदा हलके में विकास नहीं हुआ। भाजपा उस समय झूठ बोल रही थी, अब झूठ बोल रही है? नहीं गौरव, ऐसा मत करो। आप शब्दों के जादूगर हो यार, आप मेरे पुराने वाड़ी हो। 90 विधानसभाओं में पिछले 5 सालों हमारे मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम था CM अनाउंसमेंट, और कुछ हलकों में मुख्यमंत्री जी के साथ मैं रहा। सांपला में, सांपला कलोई हलके का बड़ा गांव, उसमें भी जाकर के हम मुख्यमंत्री जी के साथ थे। पूरी 90 विधानसभाओं में जहां बीजेपी का MLA, बीजेपी तो 47 सीटें जीती थी 14 में, परंतु सब विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया, उनके द्वारा अनाउंसमेंट हुई, जो वहां की समस्याएं थी लगभग सब उस तरह से पूरी।